मैं बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर घर तक पहुंचने में कामयाब हुआ था। मैंने अपनी सांसें बहाल की और बैठक के दरवाजे पर पड़े कुल्फ को आस्तिकी से खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बाला सोया नहीं था, वो मेरे इंतजार में अभी तक जाग रहा था। मेरी हांफती कामती कैफियत पर वो परेशान हो गया। साहब खैरियत तो है, आप ठीक तो है ना? वो सरगोशी में फिक्रमंदी से बोला। हाँ मैं ठीक हूँ और आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर मैं लिबास तब्दील करने लगा। अगले रोज मैंने ज़ीशान को अपनी शब गुजारी की रिपोर्ट दी तो इसकी आंखें फैल गईं और वो गैर यकीनी नजरों से चंद सानिये मेरे चेहरे की तरफ तकता रहा, मगर फिर दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे पर गहरी सोच के आसार नमूदार हो गए। इसका मतलब है कि वो सुल्तान जहांजेब सेठ असगर को किसी बात पर ब्लैकमेल किए हुए है। चंद सानियों की पुरसोच खामोशी के बाद इसने पुरख्याल लहजे में कहा, हाँ मगर बावजूद कोशिश के मैं ये ना जान सका कि आखिर वो किस बात पर इसे ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने कहा, इमरान साहब अब तुम मोहतात रहना, अभी कुछ रोज तक सुल्तान की कोठी का रुख हरगिज मत करना। वो मुझे पुरतशवीश लहजे में बोला। हाँ जाहिर है, अब देखते हैं सुल्तान क्या करता है। मैंने इसकी तायद में सर हिलाते हुए कहा, इसने अब क्या करना है सिवाय अंधेरे में टामक टोइयां मारने के? ज़ीशान ने इस्तज़ाइया लहजे में कहा, यार ज़ीशान, क्या सबा को अपने बाप की मजबूरी का इल्म होगा जिसकी वजह से इसका बाप सुल्तान जहांजेब के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है? मैंने अचानक सोचते हुए कहा, मेरा ख्याल में तो होगा, जभी तो सबा ने जमशेद जैसे लंगूर से शादी करने के लिए सर झुका दिया। और वैसे भी तुमने तो सबा को कुरेदने की कोशिश की थी और उसने इस मौजू से एतराज बरता था। ज़ीशान ने जवाब दिया, हाँ इससे जाहिर होता है कि सबा को भी सब कुछ मालूम है। वैसे इस बेचारी के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इसने एक मशक्की लड़की की तरह अपने बाप की किसी मुजरिमाना मजबूरी पर सर झुका दिया। मैं एक बार फिर सबा को कुरेदने की कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ सोचते हुए कहा, ऐसा भूल कर भी मत करना बड़ी। ज़ीशान ने पुरतशवीश लहजे में कहा, अभी ये मामला जरा ठंडा पड़ने दो। तुम बताओ तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? मुझे अचानक याद आया, हाँ मैंने सबा और जमशेद को ट्रेस करने की कोशिश की थी। मेरा ख्याल है सबा इसके साथ कहीं बाहर नहीं जाया करती। मैंने एक पुरसोच हुंकारी भरी। इसके बाद वापस लौट आया। ज़ीशान के मना करने के बावजूद मैंने सबा से एक मुलाकात और करने की ठानी, क्योंकि इस बार इसे एतमाद में लेने के लिए मेरे पास बहुत सी बातें थीं। चुनाचा अब एक बार फिर मैंने सबा से एक मुलाकात के लिए मौका तलाश करना शुरू कर दिया। एक रोज अचानक फोन की घंटी बजी। मैं इस वक्त घर में तन्हा था। हेलो, मैंने रिसीवर कान से लगा कर कहा, आप कैप्टन इमरान हैं? दूसरी जानिब से सबा की मुतरन्नम आवाज़ पर मैं चौंके बगैर ना रह सका। वो शायद मेरी बहन सुल्ताना से बात करना चाहती थी, इसलिए जब मैंने इसे बताया कि वो अम्मा के साथ पड़ोस में गई हुई है तो वो अजीब से लहजे में बोली, इमरान साहब मैंने आपसे ही बात करनी है। मैं इस बात पर चौंके बगैर ना रह सका। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ, आपने क्या बात करनी है? ये कहते हुए मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। दूसरी तरफ लम्हा भर खामोशी छाई रही, फिर इसकी आवाज़ जैसे कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। वो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। जी कहाँ और कब? बेख्तियार मेरे मुँह से निकला। आप अपना वक्त बता दें, मैं हाजिर हो जाऊँगा। आप आज शाम 5 बजे मेरे घर तशरीफ ला सकते हैं? वो बोली, हाँ आ जाऊँगा। क्या आपके पप्पा से भी मिलना होगा? किसी ख्याल के तहत मैंने पूछ ही लिया। नहीं, वो तो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं होते। आप प्लीज आ जाएंगे ना? मैंने आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। आप आएंगे ना? इसके लहजे से इल्तिजा ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया था। ताहम मैंने इससे आने का वादा कर लिया। ठीक 5 बजे सारंग हाउस के गेट के सामने मैं मौजूद था। सबा ने शायद चौकीदार को पहले ही मेरे आने के बारे में मुत्तला कर दिया था, इसलिए वो मुझे सीधा अंदर ले गया और शाहाना तर्ज के ड्राइंग रूम में बिठा कर चला गया। जरा देर गुजरी थी कि सबा नमूदार हुई। मैंने खड़ा होना चाहा। उसने मुस्कुरा कर मुझे बैठने को कहा। उसके चेहरे पर अजीब गहरे तासुर थे। वो कुछ मुस्तरब भी दिखाई दे रही थी। वो मेरे सामने वाले सोफे पर बराजमान हो गई। क्या पियेंगे आप, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? नो थैंक्स, इसकी जरूरत नहीं, मैंने हल्के से मुस्कुरा कर कहा। खैरियत तो है सबा? आपने मुझसे कोई खास बात करनी थी? मैंने फौरन मतलब की बात पर आते हुए पूछा। वो चंद सानिये अजीब सी खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखती रही। फिर जाने क्या होगा, इसकी आंखें झलक पड़ी, यूं जैसे बेमौसम के महीने में आसमान बरस पड़ता है। मैं परेशान सा हो गया। अरे आप तो रोने लगी, प्लीज रोइए मत। क्या परेशानी है, मुझे बताएं, मैंने कदरे तफक्कुर आमेज लहजे में कहा और फिर अपनी जेब से टिश्यू पेपर निकाल कर मैंने इसे थमा दिया। वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इमरान साहब क्या मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ? मैं इसके अजीब सवाल पर बुरी तरह चौंका, ताहम बोला, अगर आपका दिल मुझ पर भरोसा करने को चाह रहा है
तो आप बिल्कुल मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। मेरी बात पर वो चंद सानिये अपनी हालत पर काबू पाने की कोशिश करती रही, फिर बोली, इमरान साहब, हम एक बहुत बड़ी मुश्किल का शिकार हो गए हैं और मेरा दिल गवाही दे रहा है कि आप पूरे खुलूस के साथ हमारी मदद करेंगे। दिल की गवाही सच्ची होती है मिस सबा, मैंने इसकी हिम्मत बांधते हुए कहा। ताहम इसके हम की सीगे पर मैंने इससे पूछा, क्या आपकी हम से मुराद गालिबन मेरा जुमला पूरा होने से कबल ही वो मेरी अधूरी बात का मतलब समझते हुए बोली, जी हाँ, हमसे मेरी मुराद मैं और मेरे पापा हैं। मिस सबा, क्या बात है, आप किस मुश्किल के शिकार हैं? अचानक मैंने पूछा। वो चंद सानिये सोचती रही, फिर गहरा सांस लेकर बोली, इमरान साहब, आप वादा करें कि ये बात आप अपने तक ही महदूद रखेंगे। मैंने कुछ सोचकर असबात में सर हिला दिया। तब वो बताने लगी, इमरान साहब, दर हकीकत आपने इस रोज मुझे सुल्तान जहाज़ेब के बारे में कुछ बताना चाहा था। मैं जानती हूँ आप इसकी मशकूक शख्सियत के हवाले से मुझसे बात करना चाहते थे, मगर अब सोचती हूँ शायद मुझे आपसे उस रोज ही इस मौजू पर गुफ्तगू कर लेनी चाहिए थी। वो इतना कहकर चुप हुई। मैं बदस्तूर मुस्तफसिराना नजरों से इसके चेहरे का जायजा ले रहा था। वो दोबारा बोली, आपका कहना दुरुस्त था कि सुल्तान जहाज़ेब कुछ अच्छी शख्सियत का मालिक नहीं है, मगर इसके बावजूद हम इस रिश्तेदारी इस्तवार करने पर मजबूर थे। कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने अचानक कहा। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि मजबूरी के बाइस इस्तवार किए जाने वाले ऐसे रिश्तेदारियाँ आइंदा ज़िंदगी में किस कदर मुश्किलात का बायस बनती हैं? तो ये अच्छा नहीं कि इब्तदा ही में इंसान ऐसा कदम ना उठाए कि हाँ, यही सोचकर मैंने आपसे मदद लेने का फैसला किया है। वो मेरी बात काट कर बोली, वैसे मेरे पापा को मालूम नहीं है कि मैंने आपको बुलाया है। खैर, आप बेफिक्र होकर और इस यकीन के साथ मुझे अपनी परेशानी से आगाह करें कि मैं भी इंशाल्लाह आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैंने निहायत मुखलिसाना लहजे में कहा तो वो बताने लगी, इमरान साहब, आप तो जानते हैं कि हमारा सुल्तान जहाज़ेब से किसी किस्म के भी दरीना ताल्लुकात नहीं हैं। दरअसल मैं और पापा सुल्तान जहाज़ेब के औबाश फितरत बेटे जमशेद की वजह से इस मुसीबत का शिकार हुए हैं। पता नहीं कहाँ किस पार्टी में इसने मुझे देख लिया था, मुझ पर फिदा हो गया था। इसने फौरन अपना प्रपोजल मेरे सामने रख दिया। मुझे तो यूं ही इसकी सूरत से नफरत थी। मैंने बुरी तरह इसे धुतकार दिया। वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। मेरे अबू सेठ अजहर का अपना कारोबार है। मुझे ये भी बताते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि वो अपने बिजनेस की आड़ में गैर कानूनी स्मगलिंग भी करते हैं। लिहाजा जब जमशेद के वालिद सुल्तान जहाज़ेब अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे पापा से मिलने आए तो पापा ने जमशेद को देखते ही इसे रिजेक्ट कर दिया। मगर चंद रोज बाद जाने कैसे सुल्तान जहाज़ेब ने पापा के खिलाफ गैर कानूनी स्मगलिंग के बारे में तहरीरी और तस्वीरी सबूत हासिल कर लिए और इन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे जमशेद को अब न दिया तो वो सारे सबूत FIA एंटी करप्शन वालों को दे देंगे। इमरान साहब, आप तो जानते होंगे कि ये सारे सबूत एंटी करप्शन या FIA वालों को मिल जाएं तो वो हमारा क्या हाल करेंगे। यूँ मेरे पापा ने इस मसले से मुझे भी आगाह कर दिया और यूँ मैंने भी सर झुका दिया। वो इतना बताने के बाद खामोश हो गई। इसके चेहरे पर गम और खौफ के मिले जुले तासुरात थे। मैं ये सब सुनकर दंग रह गया। सबा मुझे ये सारी हकीकत क्यों बताने पर मजबूर हुई थी, इसका भी मैंने इस बात से अंदाज़ा लगा लिया कि जब मैंने इस रात सुल्तान जहाज़ेब की कोठी में नकब लगाकर इसके और सेठ असगर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी थी तो सेठ असगर को सुल्तान जहाज़ेब की तरफ से वादा खिलाफी की शिकायत हुई तो ज़रूर सेठ असगर ने अपनी बेटी सबा को भी ये बात बताई होगी। यूँ यकीनन सबा ने फौरन सुल्तान जहाज़ेब की बदनीयती का साफ अंदाज़ा लगा लिया होगा और वो शादी होने के बाद भी वो सबूत इनके हवाले नहीं करेगा, बल्कि सारी उम्र दोनों बाप बेटी को ब्लैकमेल करके इनकी ज़िंदगी अजीरन बना देगा। तब मैंने सबा को भी मज़ीद अपने एतमाद में लेते हुए इसे अपनी उस रात वाली मुहिम जोई के बारे में बता दिया। वो ये सब सुनकर पहले तो शशदर रह गई, फिर दूसरे ही लम्हे खुशी से बोली, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। इमरान साहब, प्लीज़, अगर आप किसी तरह इस कमीने सुल्तान जहाज़ेब के कब्ज़े से वो सारे सबूत उड़ा लें तो मैं इस औबाश और बदखसलत जमशेद के मुँह पर थूकना भी पसंद नहीं करूँगी। हाँ, मैं कोशिश करूँगा, मैंने कहा, मगर इसके लिए पहले मुझे एक मरतूब मनसूबाबंदी और कोई ठोस लाहेअमल इख्तियार करना होगा। मगर इसके साथ साथ आपको मुझसे एक वादा भी करना होगा। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर हौले से पूछा, कैसा वादा इमरान साहब? फ़कत इतना कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि
کہ آپ کے پپا کو غیر قانونی اسمگلنگ کا دھندا چھوڑ کر جائز راستے سے روزی کمانا ہوگی، میں نے نہایت نرم لہجے میں کہا۔ میں نے دیکھا کہ صبا کے حلق سے بے اختیار ایک طمانت بھری سانس خارج ہوئی اور پھر وہ توصیفی لہجے میں مجھ سے بولی، عمران صاحب، آپ واقعی ایک اچھے، شریف اور فرض شناس آرمی آفیسر ہیں۔ میں خود ہی یہی چاہتی ہوں کہ پپا یہ غیر قانونی دھندا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ آپ بے فکر رہیں، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ پپا میری بات ہرگز رد نہیں کریں گے۔ آپ بس ہمیں اس بڑی مصیبت سے نجات دلوا دیں۔ میں کوشش کروں گا، مگر اس کے لیے آپ کو بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں نے کہا، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یکدم رضامند ہوتے ہوتے بولی تو میں بھی سنجیدہ لہجے میں اس سے کہنے لگا، صبا صاحبہ پلیز، صرف صبا کافی ہوگا۔ وہ اچانک میری بات کاٹ کر دلکش مسکراہٹ سے بولی، بے اختیار میرے مسکراتے ہونٹوں سے بھی یہ نکل گیا، تو پھر آپ بھی مجھے صرف عمران کہہ کر مخاطب کریں گی؟ اس کے نرم کرداز ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ تب میں بولا، دیکھو صبا، در حقیقت میں سلطان جہاں کے خلاف تمہارے پپا کے مفاد کے لیے ہی نہیں بلکہ اس خبیث سے ملک کے اہم اور وسیع تر مفادات کے لیے بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ وہ غدار وطن ہے، اس کے دشمن ملک کے خطرناک ایجنٹوں کے ساتھ خفیہ تعلقات ہیں۔ دولت کی خاطر اس نے بارہا اپنے ہی ملک کے بعض اہم ملکی اور دفاعی راز دینے کی ناکام کوشش بھی کی ہے، مگر افسوس اب تک اس کے خلاف کوئی ثبوت ہاتھ نہ آ سکا اور نہ ہی وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا سکا ہے۔ میری بات پر صبا کے چہرے پر بھی خوشی کی سرخی ابھری اور وہ بولی، تمہارا جذبہ واقعی قابل تعریف ہے۔ سلطان جہاں جیسے غدار وطن کو واقعی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیا میں اس مسئلے میں کچھ کر سکتی ہوں؟ ہاں، تم بہت کچھ کر سکتی ہو، میں نے فوراً کہا۔ تم ابھی جمشید اور اس کے پپا سلطان جہاں کے ساتھ اس طرح چالاکی سے حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی رہو، بلکہ تمہارے پپا بھی اگر ذرا ہوشیاری سے کام لیں تو دونوں مسئلے بآسانی حل ہو سکتے ہیں۔ میں سن رہی ہوں، آپ کہتے رہیں، وہ پرجوش لہجے میں بولی۔ میں نے اس رات تمہارے پپا اور سلطان کی گفتگو سنی تھی، میں نے لمحہ بھر توقف کے بعد دوبارہ کہا، وہ خبیث تمہارے پپا کو بھی اپنے وطن دشمن مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، مگر تمہارے پپا نے حامی نہیں بھری ہے۔ لیکن اگر تمہارے پپا اس کے ساتھ شامل ہونے کی حامی بھر لیں تو ہم سلطان جہاں کے خلاف بآسانی جال بن سکتے ہیں۔ میں تمہاری بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں، وہ بولی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ پپا اس کے خلاف کمر بستہ ہو جائیں گے۔ یہ سب ٹھیک ہے، پر میں نے جلدی سے کہا، تم سب سے پہلے اپنے پپا کو اعتماد میں لے کر اس ساری گفتگو سے انہیں آگاہ کر دو، اور اب میرا تم لوگوں سے ملنا جلنا مناسب نہ ہوگا۔ محض اشد ضرورت کے تحت ہی ہم خفیہ ملاقات کر سکیں گے، ورنہ ہمارا ٹیلی فونک رابطہ ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ بالکل ٹھیک، ابھی پپا آنے والے ہیں، میں انہیں ساری تفصیلات سے آگاہ کر دوں گی۔ اپنے پپا سے بات کرنے کے بعد تم میرے موبائل پر مجھے آگاہ کر دینا، باقی باتیں فون پر ہی ہوا کریں گی، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو وہ آخر میں میری طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی، عمران صاحب، آپ واقعی بہت اچھے ہیں۔ آپ سے مل کر پہلی بار مجھے یہ خوشگوار احساس ہوا ہے کہ میں نے آپ پر بھروسہ کر کے غلطی نہیں کی۔ تھینکس اگین۔ نو تھینکس، اٹس مائی ڈیوٹی، میں نے بھی جواباً مسکرا کر اس کے معصوم اور حسین چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر لوٹ آیا۔ صبا سے میری ملاقات کافی حوصلہ افزا ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ذریعے میں اب سلطان جہاں کے خلاف خفیہ مؤثر کارروائی کر سکتا تھا، لیکن باوجود اس کے مجھے محتاط رہنے کی بھی ضرورت تھی، ورنہ اس میں میری ہی نہیں بلکہ صبا اور اس کے پپا کی بھی جانوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا، کیونکہ سلطان جہاں ایک عیار اور چالاک انسان تھا۔ وہ اپنے سائے سے بھی محتاط رہنے کا عادی تھا، مگر سیٹھ اصغر چونکہ اس کی گرفت میں تھا، اس لیے سلطان کو اس پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو پہلے سے ہی اس کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہو، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کی جرات کر سکتا ہے۔ اس لیے میں نے یہی سوچا تھا کہ سیٹھ اصغر کے ذریعے سلطان جہاں کو پھنسانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس دن ذیشان سے مل کر اسے یہ ساری حقیقت بتا دی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے کھلے دل کے ساتھ میری تعریف کرتے ہوئے حوصلہ افزائی بھی کی۔ عمران، قسمت تمہارا ساتھ دے رہی ہے، اب ہم ان دونوں باپ بیٹی کو سیڑھیاں بنا کر بآسانی سلطان جہاں کی شاہ رگ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ذرا محتاط ہو کر، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اب مجھے صبا کے فون کا انتظار ہے، وہ آج رات اپنے پپا کو ساری باتوں سے آگاہ کرے گی اور سیٹھ سے رابطہ کرے گی۔ تمہارا خیال ہے سیٹھ اصغر اپنی بیٹی کی طرح تم سے تعاون پر رضامند ہو جائے گا؟ ذیشان نے پوچھا تو میرے ہونٹوں پر بے اختیار معنی خیز مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل 100% یقین ہے مجھے، میں نے مستحکم لہجے میں کہا۔ وہ خود بھی سلطان جہاں کے شکنجے میں اپنی گردن بچانے کی فکر میں ہے، بلکہ اس کی وعدہ خلافی اور میرے اس روز کی شبینہ کارروائی پر بھی وہ میری حکمت عملی پر
भरोसा करेगा? क्या तुमने ये नहीं सोचा कि हो सकता है सेठ असगर इन सारी बातों से सुल्तान जहांज़ेब को आगाह कर दे और फिर वो पंजे झाड़ कर तुम्हारे पीछे पड़ जाए? ज़ीशान ने खदशा जाहिर करते हुए कहा। इस तरह वो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार देगा। अगर इसने ऐसा सोचा भी तो इसकी बेटी सबा अपने बाप को ऐसा खतरनाक कदम उठाने भी हरगिज नहीं देगी। देखें फिर सबा तुम्हें कॉल करके अपने बाप के मुतालिक क्या बताती है, उसने कहा। फिर इस रात तकरीबन 10 बजे के करीब सबा के बजाय सेठ असगर ने मोबाइल पर मुझसे राब्ता किया। बेटे इमरान, मुझे मेरी बेटी ने सब बता दिया है। इसकी आवाज में वाज़ेह तौर पर लर्जिश थी। मैं तुम्हारे हर तरीके से साथ देने को तैयार हूँ और तुम्हारा एहसानमंद भी हूँ। अंकल, आप बेफिक्र रहें। अगर आपका साथ रहा तो ना सिर्फ सुल्तान जहांज़ेब से आपके खिलाफ वो सारे सबूत हासिल कर लूंगा, बल्कि इसे भी कैफर किरदार तक पहुँचा कर ही छोड़ूंगा। मैंने पुख्ता लहजे से कहा। मगर बेटे जरा एहतियात करना, मेरी गर्दन इसके शिकंजे में फंसी हुई है। उन्होंने कहा, सब ठीक हो जाएगा अंकल, आप अल्लाह से दुआ करें। मैंने कहा, और हाँ, आपकी बेटी सबा ने आपसे एक वादा भी लिया होगा? मैंने आखिर में पूछा। वो जल्दी से बोला, हाँ बेटा, मेरा ये वादा है कि अगर आइंदा गैर कानूनी स्मगलिंग से हमेशा के लिए तायब हो जाऊंगा। बस बेटा, तुम एक बार मेरी बेटी को और मुझे इस शैतानी चुंगल से छुड़वा लो। मुझे अपने किए की बहुत सजा मिल गई है। वैसे मुझे सबा बेटी ने बताया था कि तुमने उस रात, प्लीज अंकल इस बात को रहने दें। मैंने अचानक इसकी बात काटी। अब आपको चालाकी से काम लेना होगा। सबा ने आपको बता दिया होगा? हाँ, इसने मुझे सारी बात समझा दी है। बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, वो पुरजोश लहजे में बोला। तो बस फिर ठीक है, सबसे पहले आप इसके साथ काम करने की हामी भर लें, मगर इस तरह कि इसे जरा भी शुबा ना हो कि आप चालाकी की चाल चल रहे हैं। इसकी तुम फिक्र ना करो। मैं एक बेटी के मजबूर बाप की भरपूर अदाकारी करके इसे शीशे में उतारने की कोशिश करूंगा। ठीक है अंकल, पहले ये मरहला तय कर लें और मुझे फोन पर राब्ता करके बता दीजिएगा। फिर आगे के लाहे अमल से भी मैं आपको आगाह कर दूंगा। इमरान बेटे, मैं तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अगर तुम चाहते तो मुझे गैर कानूनी स्मगलिंग के जुर्म में फौरन अंदर करवा सकते थे, मगर इसके बरक्स तुमने हमारी मदद करने की ठानी। वो ममनूनियत भरे लहजे में बोले। अगर आपने सच्ची नीयत के साथ स्मगलिंग जैसे कारोबार से तौबा कर ली है तो इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको बचाने की कोशिश करूं, क्योंकि आपकी गिरफ्तारी से आपकी बेटी भी बिलावजह मुसीबत का शिकार हो जाएगी। मैंने कहा, तुमने तो वाकई मेरा बेटा बनकर मुझे सहारा दिया है। तुम बेफिक्र रहो। ना सिर्फ मैं अपने जाती मफाद की खातिर तुम्हारे साथ दूंगा, बल्कि सुल्तान जहांज़ेब जैसे गद्दार वतन के खिलाफ भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब तक वो वतन फरोश कैफर किरदार तक नहीं पहुँच जाता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हुई ना बात। बस अब आप वही करें जो मैंने कहा है और इसके बाद फौरन मुझे आगाह कर दें। मैंने कहा, मैं आज रात ही इससे जाकर एक मुलाकात करता हूँ। वो बोले। इसके बाद मैंने खुदाहाफिज कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। मुझे अब सेठ असगर की कॉल का इंतजार था।